नमस्कार दोस्तों, एपीएन और इंडिया लीगल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से कराने जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी जज हैं जिन्होंने महिलाओं पर बेहद संवेदनशील फैसलों से कानून की एक नई इबारत लिखी। आप सुप्रीम कोर्ट की 9वीं महिला जज रह चुकी हैं और कई ऐतिहासिक फैसले भी दिए हैं। हमारे साथ हैं जस्टिस हेमा कोहली। मैम, एपीएन और इंडिया लीगल में आपका स्वागत। धन्यवाद। तो बातचीत का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपका जुडिशरी में सफ़र कैसा रहा? एडवोकेट से जज तक का सफ़र आपका कैसा रहा? जर्नी तो बहुत लंबी थी। 18 साल एज अ जज और उससे ज़्यादा साल 22 साल एज अ लॉयर। तो वकालत के दिनों में अपने चैलेंजेस थे और जब जज बनते हैं तो उसके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। और उसी कोर्ट में दो पहलू होते हैं कि आप वकालत में हैं तो आप इस तरफ हैं कोर्ट के, और आप जज बनते हैं तो आप डायस पे जाते हैं तो आपका रुख तो बदलता है लेकिन नज़रिया भी बदल जाता है। जब आप वकील हैं तो आप अपने क्लाइंट के पक्ष में आर्ग्यू कर रहे हैं, आपको चिंता नहीं है कि दूसरी साइड क्या आर्ग्यू कर रही है, वो जज संभालेगा। आपने अपना केस किया, अपना आर्ग्यू किया और निकल गए। लेकिन जब जज की कुर्सी पे बैठते हैं तो समझ आता है कि उसको किस तरह से बैलेंस करना है, कितना अंतर्द्वंद है, किस प्रकार के इश्यूज़ हैं जो दोनों साइड ने आपके सामने पेश किए हैं, उनको डील करना है लीगल फ्रेमवर्क में। तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। दोनों तरफ चैलेंजेस हैं। वकालत में एज अ लॉयर, एज अ वुमन लॉयर, उसमें दिक्कतें ज़्यादा आती थी। शुरुआत में हमेशा ही ज़्यादा आती हैं, हर करियर की शुरुआत में आती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वकालत में ही आती हैं, किसी भी प्रोफेशन में आती हैं। वकालत में ज़्यादा इसलिए आते हैं कि पब्लिक का इंटरफेस है और आपको नहीं पता कि कल आपका क्लाइंट कहाँ से उठ के आएगा। ये वो प्रोफेशन है जिसमें एडवर्टिजमेंट परमिटेड नहीं होता। आपको जो करना है अपने बलबूते पे साबित करना है कि आप इस लायक हैं कि आपके पास क्लाइंट्स चल कर आएँ, अपना केस दें आपको आर्ग्यू करने के लिए। तो उस नज़रिए से देखें तो बहुत मुश्किल होता है फर्स्ट जनरेशन लॉयर को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों। फीमेल्स को थोड़ा, विमेन लॉयर्स को और भी सेटबैक होता है क्योंकि वो इनवेरिएबली प्रोटेक्टेड बैकग्राउंड से आते हैं। उनका इतना इंटरफेस पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होता, तो उनको अपना रुझान बदलना होता है। उनको बोल्ड होना, उनको अपने आप को पोर्ट्रे करना कि उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि वो अपने कॉन्फिडेंस से क्लाइंट उसके पास आ पाए। अगर क्लाइंट को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो आपको किस बात की फ़ीस देगा, वो आपके पास आएगा भी नहीं। तो कई दफ़ा ये भी मैंने नोट किया है कि विमेन लॉयर्स जो हैं, चाहे कितनी भी कॉम्पिटेंट हो, अगर उनके पास केस नहीं आएगा तो वो अपने कॉम्पिटेंस को दर्शा नहीं सकती, उनको वो मौका नहीं मिलता। तो कई दफ़ा फॉर अ लेसर फ़ी उनको ज़्यादा काम करके अपने आप को साबित करना पड़ता है विज़-अ-वी अ मेल काउंटर पार्ट। जी, तो आमतौर पर जो ये शिकायत रहती है कि फ़ीस कम मिलती है पुरुषों के बनिस्बत, और कुछ पक्षपात होता है, कुछ केसेस इजी टाइप के केसेस मिलते हैं जैसे फैमिली वगैरह, डिवोर्स वगैरह की केसेस रहती है, मेंटरशिप में प्रॉब्लम होती है। तो ये जायज़ लगती है? ग्राउंड रियलिटी यही ये है और आपको ही वो तोड़ना है। वो उस प्रकार का मोल्ड जो है खुद को ही तोड़ना है आपने अगर आसानी से, जिन्हें ईजी केसेस, जिसे हम लो हैंगिंग फ्रूट्स भी कहते हैं कई दफ़ा, कि इजी टू सॉल्व एंड इजी टू रिजॉल्व, उस प्रकार के केसेस आएँ और आप मेहनत ही ना करें कि टफ़र केसेस तक आप पहुँचें। एक तो आप खुद की मेहनत है कि आप पहुँचें, दूसरा आप उस प्रकार का काम करें मेहनत का कि दूसरी तरफ से दर्शाया जाए कि हाँ आप इस लायक हैं कि आप उसको हेवियर केसेस दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कमर्शियल मैटर्स, आर्बिट्रेशन मैटर्स, land disputes, property disputes, there's so many things. There are, in today's time, there is Consumers Forum, there is a National Tribunal, there is NCLT, there is DRT. So वो सब है, लेकिन कितनी एंट्री मिलती है वो निर्भर करेगा आप पर भी, और वो कॉन्फिडेंस एक दफ़ा बिल्ड हो जाए तो क्लाइंट पर भी। क्योंकि कई दफ़ा वकील पैनल पे आ जाते हैं, कई गवर्नमेंट के पैनल होते हैं, बैंकों के, बट वो नाम के लिए हैं कि आपके सीवी में लिख लिया आपने कि वो केसेस ही नहीं आएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे और कैसे प्रूव करेंगे? आप उन्हीं लोगों को देते रहेंगे जिनसे आपके साथ वार्तालाप है डिपार्टमेंट्स का। तो वो नए जो यंगस्टर्स आते हैं
उनको वो मौका ही नहीं मिलता। आपके पर्सनल करियर के बारे में बात करें इसी कंटेक्स्ट में, जब महिलाओं को इतने दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शुरुआती दौर में? देन जब आप वकील से जज की ओर बढ़ी, वो ग्लास सीलिंग जो आपने तोड़ा, तो क्या संघर्ष रहा? कुछ पर्सनल आप एनेक्डोट्स बताना चाहेंगी? संघर्ष तो जी शुरुआत से ही था। ये सोचा नहीं था कि इतना संघर्ष होगा, क्योंकि यही नहीं सोचा था कि वकालत में जाएंगे। जब शुरुआत की थी लॉ करने की, तो ये मन में ये लेके चले थे, क्योंकि फैमिली और का ये रुझान था कि या तो भाई उस प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो, इट्स अ सेफ जॉब, यू आर वेल टेकन केयर ऑफ, फिक्स टाइमिंग्स, रिस्पेक्टेबल, इट्स व्हाट जिसको हम कहते हैं कि रिस्पेक्टेबल है सोसाइटी में। कोई दूसरी दफ़ा वो देखते हैं टीचर को उस नज़रिए से। या फिर आप यूपीएससी में जाइए, सिविल सर्विसेज में जाइए, तो उस वक़्त इस मन को लेके चले कि चलिए जी यूपीएससी में ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह है। क्यों? क्योंकि मेरे कई कंटेम्प्रेरीज कॉलेज वगैरह से उसी रास्ते पे जा रहे थे। लेकिन हाफे हाउस मुझे लगा ये दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और अगर मैं आगे गई तो शायद आई मे एंड अप रिज़ाइनिंग, तो उस रास्ते नहीं जाना। वकालत में जाना है। वकालत के बारे में तो सुना था लेकिन देखा नहीं था, और जब तक वकील नहीं मिले और डिग्री नहीं मिली, शायद मैं एक दफ़ा कोर्ट गई होंगी या 2 दफ़ा, तो हमारे टाइम में इतना मूट कोर्ट का भी चलन नहीं था कि, और या इंटर्न्स का चलन नहीं था कि आप कोर्ट में जाके देखते थे कि क्या हो रहा है, किस तरह का माहौल है। आप अपने आप को बिल्कुल माइंड फ्री करके जा रहे हैं एक नई जगह में जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, और अगर आपके परिवार से और कोई भी संबंधी नहीं है जो उस वकालत की प्रैक्टिस में है, तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल रहता था, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता लगता था कि कोर्ट की एंट्रीज कितनी है, कहाँ से जाना है और कहाँ से निकलना है, भूल भुलैया की तरह। ये सब देखते देखते धीरे धीरे अपने आप को ढाला, देखा कि कहाँ पे एंट्री मिलेगी। लकीली एंट्री मिली। आई हैव सेड, मैंने पहले भी कहा था कि और इंटरव्यूज़ में कि जस्टिस सुनंदा भंडारे के चेंबर से वन ऑफ द लीडिंग प्रैक्टिशनर्स थी वो उस वक़्त अपने टाइम की, और उनको सिलेक्ट कर लिया गया था हाई कोर्ट में जज बनने के लिए। उनके चेंबर से काम शुरू किया, वो तो मूव ऑन कर गई, पर उनके हस्बैंड मिस्टर मुरली भंडारे जो सीनियर एडवोकेट थे उनके साथ जुड़ी। पर 1-1.5 महीने में मुझे लगा सुप्रीम कोर्ट वो जगह नहीं है जहाँ पे इतना रॉ हैंड वकील को कोई मौका मिलेगा। इतने भारी भरकम केसेस हैं, इतना स्टेक है, कौन सा क्लाइंट आपके पास आके आपको ब्रीफ देगा, वो संभव नहीं था। तो इसलिए अपने आप को पलटा और सोचा कि हाई कोर्ट जाना बेहतर है, माहौल भी ठीक है। वहाँ देखा कि कुछ लेडी लॉयर्स भी काफ़ी एक्टिव लग रही थी। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी, कई एओआर्स थे बहुत एक्टिव थे, बट अ हैंडफुल ऑफ वुमेन। वही हाल हाई कोर्ट में था, बट स्मॉलर कोर्ट था, मोर चांसेस ऑफ गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। और वो सोच के वो मन में लेकर जस्टिस अग्रवाल के चेंबर में एंट्री मिली, वहाँ पे काम किया, उनके अंडर सीखा। पर वो 1 साल के अंदर अंदर ही वो भी जज बन गए। तो सब उसके बाद उन्हीं से पूछा अब कहाँ जाएं, किसको ज्वाइन करें, तो उन्होंने कहा ये जज साहब है, वकील साहब है, ही वॉज नॉट अ सीनियर एट दैट टाइम, मिस्टर विजेंद्र जैन। वो 2-3 साल के बाद वो भी जज बन गए। तो फिर हमने कहा ये तो भाई अब तो मुश्किल हो रही है, अपना ही काम करेंगे और उसी तरह आगे बढ़ेंगे, कितनी दफ़ा ज्वाइन करेंगे किसी को। तो तब शुरुआत हुई करियर की इन द रियल्स। मे बी देयर वाज ऑलवेज अ जोक गोइंग अराउंड इन द बार कि वो सब कहते थे कि आप बताओ आप किसको ज्वाइन कर रही हो तो हमें पता लगे वो जज बन रहा है कि नहीं। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ये मौका मुझे भी मिलेगा। सो इन अ वे आई वाज लकी, आई वर्कड विद गुड चेंबर्स। बहुत फ़र्क पड़ता है कि चेंबर किस में ज्वाइन कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, और जब आप पनपते हैं उस चेंबर में तो आप कई कुछ एब्जॉर्ब करते हैं जो अल्टीमेटली आपके काम आता है, और जो आया मेरे लिए। जी, आपने महिलाओं पर काफ़ी संवेदनशील फैसले दिए हैं, और जाहिर सी बात है कि बेंच में मेल जज भी रहते होंगे, आप भी रहते होंगे, तो कभी व्यू पॉइंट्स का टकराव आपने देखा होगा जब जजमेंट्स लिखे जाते हैं या डिस्कस की जाती होंगी, और मेल जजेस को आपने फीमेल लाइफ सिचुएशंस पर कितना सेंसिटिव पाया? आपको हैरत होगी सुनकर, और ये नॉर्मली मैं ये इम्प्रेशन डिस्पेल कई दफ़ा कर चुकी हूँ कि कई मेल जजेस की संवेदनाशील होना लेडीज से ज़्यादा पाया गया है, विमेन जजेस से ज़्यादा पाया गया है। शायद कई दफ़ा लेडी एज अ जज, आई मीन मैं डिस्टिंग्विश नहीं करती, जब आप जज हैं तो आप जज हैं, उस वक्त जेंडर का कोई रोल नहीं होता रियली। आप जज कर रहे हैं मैटर को, लेकिन जो लेयर्स आप लाइफ में लेके आए हैं, लाइफ साइकिल में, लर्निंग में लेके आए, वो तो आपके साथ रहेंगे ना।
आप जज बनकर लेडी बनना तो बंद नहीं करते, जिस तरह आप जज बनकर मेल बनना बंद नहीं करते, यू रिमेन अ जज। ओनली थिंग इज कई दफ़ा जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं, हमारे कोलीग, उनका नज़रिया भी उतना ही सिंपैथेटिक होता है कई कॉजेज़ पे, और कई दफ़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है विज़ अ लेडी जज। और कई दफ़ा ये भी होता है कि उनको कई न्यूएंसेस नहीं समझ आते, पर आपस में बात करके सुलझा लेते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा पक्षपात हुआ हो कि हमको डाइसेंटिंग जजमेंट्स हाई कोर्ट में देनी हो। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑफ हाई कोर्ट बिकॉज हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंचेस बाद में आती हैं, आप सिंगल ही बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो हर बेंच ही डिवीज़न बेंच है, तो वो इट्स अ डिफरेंट फोरम। जी, हाल फिलहाल में कुछ जजेस के कुछ जेंडर बायस्ड कमेंट्स भी आए थे, जिसका कोर्ट ने संज्ञान लिया, हेडलाइंस भी बनी। तो इस कंटेक्स्ट में जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग कितना अहम रहता है? क्या वो दी जा रही है? क्या लॉ कॉलेजेस से लेकर जो जुडिशरी के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर दी जानी चाहिए? इस पूरे पर आपका क्या टेक है? मेरे विचार से तो बिल्कुल इस तरह के कोई भी तरह का कैजुअल कमेंट डायस पे कोर्ट में बैठ के देना बिल्कुल नामुनासिब है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये दर्शाता है कि हमारे व्यूज़ कितने रेट्रोग्रेड हैं अगर हम इस प्रकार के कमेंट्स जो जेंडर रिलेटेड हैं या पर्सन रिलेटेड हैं करें, तो वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है नहीं और होना भी नहीं चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में। ये तो बात क्लियर है। दूसरी बात कि कहाँ पे उनको ये समझाया जाए कि इस प्रकार की वार्तालाप, इस तरह के कन्वर्सेशंस कोर्ट के स्पेसेस में होना बिल्कुल परमिसिबल नहीं है। इसलिए एकेडमी, तो जुडिशल एकेडमी में जब नीचे से जजेस अपने एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। उन ट्रेनिंग्स में ना वो दे आर नॉट ओनली गिवन एकेडमिक के मतलब पढ़ाई का अलावा उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी दिया जाता है। एक तो वह एकेडमी में उनको लेक्चर दिए, समझाया, सीनियर जजेस आए, ट्रेनर्स आए, बताया ये है लाइफ का, इस तरह आपको हैंडल करना पड़ेगा, कोर्ट में ये इश्यूज होते हैं। और दूसरा ये है कि वो कोर्ट में बैठकर सीनियर जजेस को परफॉर्म करते देखते हैं। मोस्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं। जो कुछ जजेस हैं उनको कई दफ़ा बाय रोटेशन हाई कोर्ट में भी बिठाया जाता है कि देख कर के कोर्ट को कंडक्ट कैसे करना है, अपने आप को कंडक्ट। जब हम कोर्ट को कंडक्ट करने का मतलब कई रूप से होता है। एक तो अपने आप को कंडक्ट करना, जब आप व्यक्तिगत रूप से डायस पे बैठते हैं कुर्सी पे, तब आप व्यक्ति नहीं हैं, आप जज हैं। अपने आप को ये याद दिलाना पड़ता है कि आपने सब कुछ छोड़कर उस वक़्त वो रोल लिया न्यायाधीश का जो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, एक बात। दूसरा, लूज कमेंट्स करने का भी ट्रेनिंग होती है कि आपने इस तरह की वार्तालाप नहीं करने, केस पे फोकस करिए, जनरल कमेंट्स की किसी को आवश्यकता नहीं है। ना कोई कोर्ट में जज के लेक्चर सुनने आया है, अगर वो है प्लेटफॉर्म तो वो और प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाके जो मर्जी कोर्ट से बाहर कहिए। कोर्ट के अंदर वो मर्यादा को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और वो एकेडमी सिखाती है। और अगर नहीं सिखाती तो आपने देखा है कि रिएक्शंस जो कोर्ट में आज हुए हैं सुपीरियर कोर्ट में, वो फिर भी होंगे, हर हायर कोर्ट में होंगे। रिसेंटली दिल्ली जुडिशरी में भी ऐसा कुछ हुआ था इंस्टेंस, इसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डिसीजन लिया, वो भी आपने देखा होगा, आया था प्रेस में, इमीडिएट रिएक्शन लिया। क्यों? क्योंकि ये तो सारे सिस्टम को बैड नेम देने वाली बात है ना, सारे सिस्टम पे एक लांछन लग जाती, जो कि अच्छी बात नहीं। आप अपने टेन्योर के दौरान जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की चेयरपर्सन रही हैं, तो हमें बताएं कि ये कमेटी किस तरीके का काम करती हैं और आपका टेन्योर इस फोरम में कितना बेनिफिशियल रहा? इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि नॉट ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट, मैं हाई कोर्ट में भी वही कमेटी को हेड कर रही थी, बिकॉज नॉर्मली सीनियर विमेन जजेस, बिकॉज एक्ट के हिसाब से वुमन ही हेड करती है उसको। सो आई वॉज हेडिंग दैट इन दिल्ली हाई कोर्ट ऑल्सो, एक्सेप्ट फॉर माई स्टिंट एज चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना, जब उस वक़्त ज़रूरत नहीं थी कि मैं ही हेड करूं। लेकिन यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में भी आई डिड द सेम, बिकॉज आफ्टर जस्टिस इंदिरा बनर्जी रिटायर आई वॉज एन एक्स सीनियर जज। तो उसमें हमारे कई तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं और वर्कशॉप्स होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट काम हमने ये किया था जो पहले वेबसाइट पे था, बट शायद इस ढंग से नहीं दिखाया गया था कि वो उस पर नज़र पड़े। टू गेट मोर आई बॉल्स इन टू दैट वेबसाइट, वी मेड श्योर कि उसमें हम एक स्पॉट हो जहाँ पे जाके खोलो तो पता लगे कि यहाँ पर डेस्कटॉप पे ये साइट है, ये पॉइंट पे आप जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। आपको खुद जाके चिट्ठी या कोई रिप्रेजेंटेशन फिजिकली जाके देने की ज़रूरत नहीं, वहाँ दीजिए,
वहाँ से हम पर आ जाएगी, उसको देखकर हम अपने आप से देखेंगे कि उसको आगे लेके जाना है कि नहीं। पहला काम होता है देखना कि उसको वो किस प्रकार की कंप्लेंट है। अगर एडवोकेट वर्सेस एडवोकेट टाइप ऑफ कंप्लेंट है तो बार काउंसिल में जाएगी। अगर एम्प्लॉय वर्सेस एडवोकेट है, एम्प्लॉय कोर्ट का है, तो वो हमारे पर रहेगा। अगर एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉय भी है तो भी हम पर जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन हु द कंप्लेनेंट इज और कौन है जो कि अग्रेसर है। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा ऑनगोइंग ट्रेनिंग्स, तो हम इनवाइट करते हैं बाहर से, स्पेशली दोज हु आर ट्रेन्ड इन दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, कि वर्क स्पेसिस पे किस तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट को कंट्रोल किया जाए। प्रोफेशनल्स हैं जो ट्रेनर्स हैं, उनको बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए, उनके साथ इंटरेक्शन होता है। और वर्कशॉप्स में किन को बुलाते हैं? सिर्फ वकीलों को नहीं बुलाते, वकील भी उस कमेटी के पार्ट हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रजिस्ट्री भी पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, स्कोरा, हर एक के मेंबर उसका पार्ट है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ब्रॉड बेस्ड, और इन्वाइटीज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो वो भी होते हैं। तो हम मिलजुल कर ये काम करते हैं कि नॉट ओनली द लॉयर्स, उनको हमने एक्सपोज करना है इस एरिया में, उनको समझाना है इसके रैमिफिकेशंस क्या है, किस तरह जूनियर्स को हैंडल करना है, किस तरह लेडी कोलीग्स के साथ पेश आना है। वी डू दैट फॉर स्टाफ डिफरेंट रेंजेस भी। रजिस्ट्री में भी कई लेयर्स के स्टाफ हैं, क्लरिकल स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है। यहाँ तक किया था कि हमारे होम ऑफिस में जो स्टाफ है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सिर्फ कोर्ट में केसेस करने जाते हैं, उनके दफ्तर घर ही में होते हैं, अनलाइक हाई कोर्ट। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को इस बात का ज्ञात है, बट वही उसी तरह चलता है हमारा पैटर्न। हमने केसेस किए, हम घर आ गए, घर में दफ्तर 24/7 चलता है रोटेशनल ड्यूटीज़ पे। उन सब की भी ट्रेनिंग करना उतना ही ज़रूरी है जितना कोर्ट के स्टाफ का जो कोर्ट में पोस्टेड है। उन सब की अलग ट्रेनिंग हर होम रेजिडेंस में जाके हुई है। हमारे सिक्योरिटी स्टाफ की ट्रेनिंग हुई है, जो दिल्ली पुलिस से डिप्यूट होते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी सारे कोर्ट में कॉम्प्लेक्स में होती है, उनको ट्रेन करना। जो वर्कर होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल, जिनको एंगेज किया जाता है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि उनका भी इंटरफेस होता है वकीलों से, लेडी स्टाफ से, उन सब से। सो डिफरेंट लेयर्स ऑफ ट्रेनिंग हमने बहुत फ्रीक्वेंटली की है। या इन ट्रेनिंग्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी गए, मैं भी गई, मेरे दूसरे कोलीग भी गए, टू गिव देम कॉन्फिडेंस कि ये सब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो रहा है और उसका उनको फ़ायदा क्या है, उसका उनको और क्या चाहते हैं। हमने ये भी किया उस दौरान, उन जगहों को ढूंढा कोर्ट में जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा है, जहाँ कुछ लेडीज़ को कंफर्ट नहीं है, उनको लगता है कि रात शाम के टाइम हमको वहाँ पे कोई हमारे साथ हो, तो वहाँ पे लाइटिंग बढ़ाई, स्ट्रीट लाइट बढ़ाई। कोई जो अपने रोड्स हैं उस पे पेड़ बड़े भारी थे, उनकी प्रूनिंग कराई, ये सोच के, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कोर्ट के सामने चेंबर ब्लॉक्स हैं, रोड क्रॉस करके पार्किंग के थ्रू जाना पड़ता है रात के टाइम, वहाँ बहुत अंधेरा होता है और यंग लेडी लॉयर्स और एनी लॉयर फील्स अनकम्फर्टेबल। तो उनको ये कंफर्ट देना कि वो भी एरिया खुला हो, लाइटेड हो, जहाँ लाइट होती है तो आदमी को कंफर्ट होता है। ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जिन पे हमने काम किया, इस तरह की उनको सांत्वना हो कि हम अवेलेबल हैं और 24/7 कंप्लेंट होगी तो हम फिक्स टाइम में उसका डील करेंगे, उनको जवाब देंगे और उसको आगे लेके जाना है तो बोलेंगे, उसको क्लोज करना है तो उनको इन्फॉर्म करेंगे। कंप्लेंट्स आती थी और उस पर कार्रवाई? जी बिल्कुल आती थी, कंप्लेंट्स आई हैं, कुछ आई हैं जो कि फॉरवर्ड करनी पड़ी क्योंकि वो एडवोकेट वर्सेस एडवोकेट टाइप ऑफ कंप्लेंट्स थी, कुछ थी जिनको हमने चेक किया, वेरीफाई किया, पाया गया कि उसमें शायद वो सच्चाई नहीं थी जवाब लेकर दूसरी साइड से जो कि दर्शाई गई थी। तो निर्भर करता था कि किस प्रकार की कंप्लेंट है और उसको कैसे डील करना है। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में जब मैं चेयरपर्सन थी उस कमेटी की, तो एक हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्टाफ की अपने कोर्ट के ही सीनियर जो जज थे जिसके साथ वो जुड़ी हुई थी, उनके खिलाफ कंप्लेंट गई थी। उस कंप्लेंट पे हमने प्रॉपर इंक्वायरी फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड करी थी और रेकमेंड किया था फुल कोर्ट को कि ये रिकमेंडेशन सिर्फ कमेटी कर सकती है, आगे नहीं लेके जाती, रेकमेंड करती है फुल कोर्ट को कि ये केस में मेजर पेनल्टी इम्पोज होने का स्कोप है। और फुल कोर्ट ने उसका डिसीजन भी लिया कि हाँ, ये उन्होंने फैक्ट्स देखे, वो एविडेंस 1 महीने तक चला था, उसको पूरे को कंप्लीट करके हमने उसको रेकमेंड किया और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया और टर्मिनेशन ऑर्डर जो पास किया था हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया। तो वहाँ तक गया था वो मैटर। बिल्कुल। कुछ रीजनल कोर्ट्स के जजेस के विवादास्पद बयान आए थे, हाल में भी आए थे एक जज के, जिन पर सीजीआई ने संज्ञान लिया और उन्होंने बोला कि जुडिशियल प्रोसेस एंड प्रोप्राइटी का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। 4 सीनियर जजेस उस पर
डेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब ये जो समस्या है, जो ऑफ द कफ कमेंट्स आ जाते हैं, हाँ वो सब आ जाते हैं, जुडिशरी को थोड़ा सा उनका नाम खराब कर देती हैं। इससे पहले भी रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ जुडिशियल लाइफ डॉक्यूमेंट 1997 में प्रिपेयर किया गया था, जो कि एक गाइडलाइन था जजेस के लिए। तो क्या इस दायरे को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, ये जो डॉक्यूमेंट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और कंप्लायंस कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, एक बात ये है कि 97 से आज तक तो बहुत कुछ बदल गया। इतने सालों में जो इस दौरान हमारे 30 साल हो गए, उसमें मीडिया का रोल बहुत बढ़ा, और उसका फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि जो बातें पहले सिर्फ कोर्ट के चार दीवारी में, कोर्ट रूम में किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, आज इमीडिएटली फ्लैश हो जाती, हर कोने में पहुंच जाती हैं। अगर जज का कोर्ट में संयम नहीं है तो वो बात दूर तक जाती है, आप उसको छुपा नहीं सकते। तो उस हिसाब से सोशल मीडिया का रोल या लाइव स्ट्रीमिंग का रोल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रोल की वजह से हाईलाइट हो जाता है। एंड आई थिंक कि अगर उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है चीफ ने, तो ज़रूरी है कि उसको आगे लेके जाया जाए। नीड सम वाटर या एक्सक्यूज मी। उसका ज़रूरी है कि हम सबको समझना, दोज हु आर सिटिंग इन कोर्ट एज जजेस, कि इस प्रकार के लूज कमेंट्स का कितना असर होता है सारी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन पे। किसी एक का, जब हम कहते हैं बैड फिश, तो बैड फिश ये भी कहते हैं ना कि सारा दरिया खराब कर देती है एक गंदी मछली। तो इसी प्रकार के एक एडवर्स कमेंट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कमेंट से कितना इफेक्ट होता है, इस पे हमको काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है वो 4 मेंबर्स की सीनियर जजेस की, श्योरली समथिंग पॉजिटिव विल कम आउट ऑफ इट। जी, आपने बात की लाइव स्ट्रीमिंग की, जिससे ये हो रहा है, और सोशल मीडिया की बात की, तो पब्लिक ग्लेयर काफ़ी बढ़ गया है जुडिशरी का, प्रोसीडिंग्स का। हेडलाइंस न्यूज़पेपर्स में आप देखी होंगी, अमूमन 1 या 2 हेडलाइंस कोर्ट की ही रहती हैं। ऑब्जर्वेशंस जो रहते हैं जजेस के, वो हेडलाइंस में आ जाते हैं। ऑफ कोर्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्डिक्ट, बट वो आ जाते हैं। तो मीडिया प्रेशर बढ़ता है जजेस के ऊपर। तो आप पर भी, आपके केसेस पर भी आपने उसको महसूस किया होगा। तो आप कैसे रिएक्ट करती हैं इस चीज़ से, या जजेस कैसे रिएक्ट करते रहे हैं इस चीज़ से? मैं आपको अभी इंटरव्यू से पहले बातचीत में कह रही थी कि आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया। आज भी मैं, आफ्टर लेइंग डाउन ऑफिस, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया। सो सोशल मीडिया इज समथिंग जिस पे आप ज़्यादा जोर देंगे तो अपने आप पे खुद ही प्रेशर बिल्ड करेंगे। अपने आप को संयम में रखना और अपने आप को कंट्रोल में रखना और बैलेंस में रखने के लिए थोड़ा एकांत भी चाहिए। उस एकांत में आप ठीक सोच सकते हैं, आपका रुझान ठीक रहता है, आपकी अप्रोच ठीक रहती है। बाय एंड लार्ज इट इज़ बेटर नॉट टू बी ऑन मीडिया। बट ये भी नहीं कि आप कट के बिल्कुल ही वनवास तो नहीं ले लिया किसी ने। इस दुनिया में ही चल रहे हैं हम सब, हमने सबने काम भी करना है, अपने कोलीग से भी मिलना है, कोई जानने वालों से भी मिलना है, कान में बात पड़ती ही है। तो अब ये भी नहीं हम कह सकते कि हमें पता ही नहीं कि दीन दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली, और इंसुलेट अप टू अ पॉइंट कर सकते हैं, बियॉन्ड अ पॉइंट होना भी नहीं चाहिए। नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है। दुनियादारी में रहकर दुनिया में क्या चल रहा है भी देखना है, लेकिन उसको अपने काम पे नहीं इफेक्ट करने देना। उसका संयम तो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना प्रेशर आने देते हैं अपने आप पे। तो अगर आप है कॉन्फिडेंट है कि आप जिस रास्ते जा रहे हैं वो ठीक है, तो ऐसा कोई मौका आएगा ही नहीं आपके लिए, और आएगा तो आप हैंडल करिए, क्योंकि आप पर ही है ना, दारोमदार तो आप पर है, किसी और पे तो है नहीं। प्रेशर आ रहा है तो आपको लग रहा है आप पे आ रहा है, तो अपने आप को स्ट्रांग रखना और बैलेंस में रखना अपने हाथ में है। जी, आपने पोश एक्ट पर काफ़ी हिस्टोरिकल वर्डिक्ट दिया था। अभी हाल फिलहाल में मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पोश एक्ट से रिलेटेड कोई केस था, उसमें गया था। तो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये LGBT कम्युनिटी इसके दायरे में नहीं आता है। तो अब ये थर्ड जेंडर ऐसे भी बहुत अलग थलग सा होता दिख रहा है। क्या उनके लिए, इसके लिए कुछ कानून रहना चाहिए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो उनको फेस करना पड़ता है, उसके लिए कोई कानून, कोई स्ट्रक्चर जिससे कि वो इस पे ये कर सकें? सो जस्ट टू शेयर विद यू कि जब सिंस वो हमारी कमेटी थी जिसने उनको सोचा था कि ये एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करा जाए, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अंडर द एक्ट जो है वो लेडीज़ विमेन पे फोकस है उनका।
तो जब ये जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हमारी कमेटी ने उस जजमेंट को ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे फॉरवर्ड किया था कि ये वाली दिक्कत है, आप इसका समाधान हमें रेगुलेशंस या रूल्स के हिसाब से आप बताइए कि क्या करना है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि ये बातचीत की बात थी, अभी फाइनल मुझे ये नहीं याद कि फाइनल हो गया कि नहीं। द आइडिया वॉज टू टेक इट फर्दर एंड मेक दैट कमिटी मोर ब्रॉड बेस्ड बाय चेंजिंग इट्स टाइटल, so that those who are in that special LGBTQ+ कैटेगरी वो भी उसमें कवर करें। और क्यों नहीं, उनको भी कवर करना चाहिए, क्योंकि हमारी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होगा, इवन रेस्ट रूम्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो स्पेसिफिकली LGBTQ+ कैटेगरी के मेंबर्स के लिए ही उनको बनाया गया है, ताकि उनको डिस्कम्फर्ट ना हो। और उनका कंफर्ट शुड बी एज मच आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द कंफर्ट ऑफ अ वुमन। किसी भी लेडी का जो कंफर्ट है, किसी महिला का कंफर्ट है, वो उनके लिए भी होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव था, जो कि आगे दूसरे कोर्ट्स को भी टेकअप करने की ज़रूरत है, दरकार है। उनको भी ये करना चाहिए उनकी कमिटीज़ के थ्रू, कि सिंपली इफ इट्स अ वुमन सेंट्रिक कमिटी तो चीफ जस्टिस उसको मोर ब्रॉड बेस कर सकते हैं, वो तो उन्हीं के हाथ में है। इससे ज़्यादा रूल रेगुलेशंस नहीं चाहिए, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जजों की नियुक्ति का भी एक मसला है जो हमेशा से स्टैंड ऑफ जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में होता रहा है। क्या इसका बेसिक, इस लड़ाई का रीज़न क्या है, और जो SOPs डेवलप किए गए हैं क्या उनका पालन हो रहा है? ऐसा है, जिसको हम लड़ाई कह रहे हैं वो शब्द शायद मैं प्रयोग ना करूं। थोड़ा फ्रिक्शन रहना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि लड़ाई नहीं, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्यों है कि 3 विंग्स हैं हमारी कंट्री में, और एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, हर चीज़ के लिए दे कैनॉट बी ऑन द सेम पेज। देर आर डिफरेंसेज एंड देर शुड बी डिफरेंसेज, बिकॉज ईच वन इज केटरिंग टू अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। We swear as judges by the constitution. We consider that our religion. We believe कि वही है जिसके बेसिस पे और रूल ऑफ लॉ कंट्री के बेसिस पे हम चलेंगे। जब वो हमारे वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने आगे लेके जाना है। लेजिस्लेचर का अपना नज़रिया है, एग्जेक्टिव का अपना नज़रिया है, इसलिए फ्रिक्शन लाजमी है और होती आई है। लेकिन उसको लड़ाई पर नहीं लेके जाना, ये बहुत ज़रूरी है। ये कोई वॉर जोन नहीं होना चाहिए, और वॉर जोन बना भी नहीं है। हाँ, कुछ ज़्यादा कभी बात ऊपर नीचे हो जाती है, और हो भी रही है, सबके सामने है ये बात, कोई छुपी नहीं हुई है। लेकिन इतना भी नहीं कि वो बातचीत बंद हो जाए, और इतना भी नहीं कि बात हो तो लड़ाई हो जाए। वी हैव टू कंटिन्यू डिस्कसिंग इट एंड टेकिंग इट फर्दर, बोथ बैकरूम डिस्कशन एंड इन द कोर्ट। कुछ चीज़ें तो इन द कोर्ट ही होती हैं, ओपन कोर्ट में होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ओपन कोर्ट का है। और जितना ओपन कोर्ट होगा, जितना दर्शाया जाएगा, उतना पब्लिक को पता रहेगा कि क्या हो रहा है। और हमेशा ज़रूरी है कि हर चीज़ खुलेआम हो, जितना तक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सम थिंग्स मे बी नॉट, बट सारी डिस्कशन पब्लिक जोन्स में नहीं होती, तो कुछ बैक चैनल कन्वर्सेशंस भी होनी चाहिए। जब तक बात आगे बढ़ती रहे, कोई बुराई नहीं कि कुछ फ्रिक्शन चलती रहे, पॉलिटिक्स ना हो, बात बनती रहे, चलती रहे, जिसका रिजल्ट आपने अभी देखा। अभी अपॉइंटमेंट्स में जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई, कुछ मूव करें, गवर्नमेंट ने क्लियर करें, तो ये तो म्यूचुअलिटी की बात है। और वो जब तक रहेगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इस तरह बने हैं हमारे, एंड इट्स गुड। देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, बट दोज व्हील्स हैव स्पोक्स, those spokes should pinch each other. Those spokes should work in a fashion in which the country and the judiciary goes forward together. जी, इसी से जुड़ा एक मसला है कॉलेजियम सिस्टम का, ट्रांसपेरेंसी का मसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इतिहास में कई लड़ाइयाँ, कई कानूनी जंग लड़ के वो सिस्टम इस्टेब्लिश किए हैं। आज ट्रांसपेरेंसी पर अगर बात उतरी है, सरकार इस पर खास तौर पे करती है कि ये ओपेक सिस्टम है, तो क्या एक ऐसा सिस्टम नहीं लाया जा सकता है जो कि मोरलेस मोर ट्रांसपेरेंट हो? अब जैसे मुझे याद आ रहा है कि जस्टिस दीपक मिश्रा के रेजिम में पोर्टल्स में वो नाम निकलते थे, रीजंस फॉर व्हाई द पर्टिकुलर जज हैज़ बीन चोजन एंड डिलिब्रेशंस ऑफ द थिंग, इट वाज डिसकंटिन्यूड। तो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी, अगर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाए, तो उससे क्या होगा कि जुडिशरी पर जो सवाल उठते हैं सरकार की तरफ से या कहीं से भी, वो कम होंगी। तो वो ट्रांसपेरेंसी लेवल क्यों हम लोग तो वो तो चल भी रहा है अभी भी। वो रीजंस आप देखेंगे कि रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में जहाँ भी अपॉइंटमेंट्स हुई है, रीजंस दिए गए हैं
कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का ये फोकस एरिया है, ये उसकी डोमेन स्पेशलिटी है, इस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जुडिशरी को, या इस पर्टिकुलर कैंडिडेट की मे बी इनकम इतनी हाई नहीं है लेकिन उसका काम इतना अच्छा है कि उसको कंसिडर किया जाएगा। ये वाली बातें अभी भी कॉलेजियम रिकमेंडेशंस में इट्स पार्ट ऑफ द डिबेट एंड डिस्कशन, और वो पब्लिश होती हैं, वो अपलोड होती हैं, वेबसाइट्स पे जाती हैं। लेकिन हर मुद्दे को और हर न्यूएंस को अगर पब्लिक डोमेन में लाएंगे तो वो कैंडिडेट जिसको पिकअप किया है उसने तो नहीं बोला मुझे अपॉइंट करो, बट उसका कंसेंट जाता है जब उसको कंसिडर किया जाता है तो उसके तो हाथ कट गए ना। उसके बारे में हर बात ही आप पब्लिक डोमेन में डालेंगे तो वो जवाबदारी कहाँ से देगा? प्रेस तो नहीं जाएगी उसको पूछने के हाँ भाई बताइए आपके बारे में ये कहा गया, आपका क्या भी हुआ? कभी आज तक तो नहीं हुआ कि कोई भी जाके उस कैंडिडेट से पब्लिक डोमेन में पूछे आपका क्या कहना है, ये कॉलेजियम ने कहा आपके बारे में, मानिए वो बात अगर पब्लिक डोमेन में आती तो वो तो उसकी ज़िंदगी तो बहुत कठिन हो जाएगी, उसकी क्या, उसके परिवार की, उसके साथ आसपास जुड़े वालों की, और तो और उसका करियर ही बिल्कुल ख़राब हो सकता है उसके बारे, बिकॉज उसको उसके बाद क्लाइंट्स भी शायद ना अप्रोच करें। तो हम किसी के करियर को तो डिमोलिश करने के लिए उसको इनवाइट नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं कि ये कैंडिडेट को किसी वजह से, और वो इनपुट लेट अस नॉट फॉरगेट इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। आफ्टर ऑल IB क्लियरेंसेस होती है, नॉट जस्ट द लॉयर्स जिनको हम कंसिडर करते हैं अपॉइंटमेंट को, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस भी जब हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं तो उनकी थ्रू आउट हर साल होती है ACRs में उनके स्टेटमेंट्स, उनकी डिटेल्स, फिर भी उनकी IB होती है मे बी नॉट एट सच डेप्थ एज अ लॉयर्स, बट होती है। तो फिर वो वाली क्लियरेंसेस के बाद ही तो आगे चलते हैं। सर द गवर्नमेंट गिव दैट, वी कैन नॉट गिव इट इन पब्लिक डोमेन। वो कॉलेजियम अपने तक रखता है, उसको डिस्कस भी करता है, और अगर उनको वो कन्विंस नहीं है तो फिर वापस सवाल पूछे जाते हैं। सो दैट बैक एंड फोर्थ दैट इज गोइंग ऑन इन अ वे इज गुड, इट्स अ हेल्दी प्रोसेस। जी, जुडिशरी पर एक और आरोप लगते हैं जुडिशियल ओवररीच का। मामला ये रहता है कि बहुत चीज़ें सरकार कर नहीं पाती हैं तो जुडिशरी उसमें इंटरवीन करके कराती हैं। अभी आप पोल्यूशन में देखिए, कलकत्ता केस में देखिए, है ना, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अब इसमें कंप्लीट जस्टिस वर्सेस सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी इशू है कि लक्ष्मण रेखा क्या है, क्या जुडिशरी मोर ऑफन देन एक्सपेक्टेड उसको क्रॉस कर रही है? गवर्नमेंट का तो ये स्टैंड रहता है कि भाई आपने हमेशा से क्रॉस किया है। हाँ, तो क्वेश्चन इज हाउ फार एंड नो फर्दर। सो व्हेन वी से हाउ फार नो फर्दर, इट इज़ केस टू केस। देखिए, जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, हम एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ की करते हैं, हमारी एक कंट्री है जिसने ये लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन पोल्यूशन कोर्ट्स ने दी हैं कंट्री में, जब एनवायरमेंटल लॉ इतना इवॉल्व नहीं हुआ था। इट वॉज द सुप्रीम कोर्ट दैट सेट द बॉल रोलिंग, एंड वी हैव केसेस दैट वेंट ऑन अंडर दैट व्हाट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं रिट ऑफ कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस, के केस 1980 से चल रहा है। गोदावर्मन को ले लीजिए, वो केस जो फॉरेस्ट का था, 80 से चलता चलता 2000, 2006, 7, 8, 9, 10 अभी तक चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कोई ऐसे इश्यूज रहते हैं जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के हैं कंट्री वाइड, जिसको उसी पर्टिकुलर पिटिशन के अंडर डील किया जाता है। तो रिजल्ट इज दैट द ग्रीन कवर हैज़ इंक्रीज्ड। अगर कोई एक्चुअल एनालिसिस कर रहा है, और होते हैं ये एनालिसिस, कि इस जजमेंट का अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट हुआ, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन, कि उससे क्या इतनी कंजर्वेशन बढ़ी, क्या ग्रीन एरिया बढ़ा, क्या कोस्टल रीजन ज़्यादा प्रोटेक्ट हुआ, क्या जो मैनग्रोव्स हैं उन पे इम्पैक्ट हुआ। और वो पाया गया है कि ये इम्पैक्ट हुआ क्योंकि ऑर्डर्स इस प्रकार के आए। लेट अस नॉट फॉरगेट, जैसे ये हमने सफारीज बहुत हो रही थी बीच में जंगल में कई जानवरों की को एक्सपोज किया जा रहा था पब्लिक के साथ, उनके इंटरफेसेस से बहुत कुछ इश्यूज रेज हो रहे थे, तो वहाँ भी कई टाइगर्स की डेथ्स हो गई थी। उनको धीरे धीरे रिवाइव किया गया, उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट किया गया, उनके जोन्स बनाए गए, तो वो तो सब पॉजिटिव ही हुआ ना। हम आर्कियोलॉजिकली देखें तो हमारे कई वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे ताजमहल है, चाहे हमारे यहाँ ASI के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें कोर्ट के इंटरफेरेंस और इंटरफेस से और उनकी उस मामले में नज़र पड़ने से डिपार्टमेंट्स भी तो एक्टिव होते हैं। तो ये तो नहीं है कि हर केस में कोई ओवर स्टेप हो रहा है। कहीं लगता है कोर्ट को स्ट्रांगली कि वी थिंक वी हैव द पावर्स अंडर 32, इट नीड्स टू बी एक्सरसाइज, वेल देन इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट। यस, देयर हैज़ टू बी अ लाइन ड्रॉन एट सम पॉइंट, वो ठीक है। और कई दफ़ा सेंटर आती है, ये प्रोटेस्ट करती है कि ये हमारा डोमेन है, आप इस पे आप यहाँ तक कर सकते हैं। हमने ये भी देखा है और आपको भी पता है
कि जजमेंट्स आई हैं और उनको जुडिशली, क्योंकि ये उसको एक्सेप्ट करना पड़ा गवर्नमेंट्स को, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उस प्रकार के लॉ दिए कि वो जजमेंट अपसेट हो गई। वो भी हुआ है, तो उसको जजेस ने एक्सेप्ट किया है। कोई जजेस कोई प्रोटेस्ट थोड़ी करेंगे उस पर, वो ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास ये मैंडेट है कि वो ये करें। सो इट्स केस टू केस बेस, इट्स नॉट ए जनरल स्टेटमेंट वी कैन मेक। और हम अपने पे भी अंकुश लगाते हैं, हमें भी पता होता है कि अब यहाँ तक जाएंगे, इससे आगे जाना उनकी डोमेन में इंटरफेयर करना होगा, यहाँ तक आके रुक जाइए। उनको कहिए कि इसके बारे में सोचें, इस पर मंथन करें तो उसका रिजल्ट आके हमें बताएं। तो हम नहीं करेंगे, आप बताइए आपने पॉलिसी बनाई, नहीं बनाई तो बना के लाई, ये भी कहते हैं हम कई दफ़ा। हम नहीं कहते कि हम बना के आपको एक थाली पे परोस के देंगे, नहीं, आप बनाइए, हमें बताइए, हम उसको जुडिशियली रिव्यू करेंगे। अल्टीमेटली इट इज़ द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दैट्स व्हाट माय टेक इज। जजेस काफ़ी वर्कलोड से ग्रसित हैं, डिपेंडेंसी काफ़ी हाई है, जज टू केस रेशियो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़। एक जज पर काफ़ी दबाव पड़ता है, तो उसके पास क्या सपोर्ट सिस्टम है जिससे वो इस चीज़ों को हैंडल कर सके और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके? सो वर्क लाइफ बैलेंस की हम आजकल बहुत बात कर रहे हैं, और ये भी बात चलती है बहुत कि भाई कोर्टों में तो कितनी छुट्टियां होती हैं, जजेस को बहुत छुट्टियां चाहिए होती हैं, दुनिया भर तो काम करते हैं लोग, उनके तो 9 to 7 क्या 9 to 10 9 भी होते हैं, उनको तो कोई छुट्टी नहीं मिलती। द पॉइंट इज़ जो कि पब्लिक को बताना चाहिए और नहीं पता होता कि हमारा काम 9 to 5 कभी नहीं होता। जब हम कोर्ट में बैठते हैं 10:30 बजे, तो हम एक दिन पहले से पूरे रात शाम उसकी तैयारी करके सुबह तक फिर वो केसेस को करते हैं। तो हम घर 4:30 अगर चले जाते हैं तो कोई घर में बैठ के रेस्ट करने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। हम इमीडिएटली मे बी एक कप चाय पीकर और अपनी यूनिफॉर्म से को चेंज करके टेबल पे बैठ के अगले दिन की फाइलें पढ़ने लगते हैं। अगले दिन की फाइलों को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हम पहले दिन के ऑर्डर्स जो अर्जेंट हैं उनको चेक करके रिलीज करते हैं। किसी की बेल है, किसी का इंजंक्शन है, किसी का स्टे है, किसी की डिमोलिशन है, अर्जेंट मैटर्स विच कांट वेट इवन फॉर एन आवर। यहाँ तक कि लंच टाइम भी जो हमारा होता है उसमें भी यही चल रहा होता है कि हम कहें कि फटाफट एक तरफ करिए खाने को, पहले ये लाइए ऑर्डर, इनको तो निकालें और लोगों को अपलोड करना है वेबसाइट पे। उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो ऑर्डर्स दिए हैं, अगर पहुंचे नहीं उन पर तो क्या फ़ायदा उन ऑर्डर्स का। ये वाले काम तो हाई प्रेशर के हैं। उसके बाद डे इन डे आउट जो हमारे को 60 से 80 मैटर पर डे लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है मंडे फ्राइडे, एनीवेयर बिटवीन 65 to 75 मैटर्स आर लिस्टेड विच आर ऑल रेड बिफोर वी गो टू कोर्ट। तो ये सब कोई कोर्ट में बैठ के तो नहीं हो रहा ना 4:30 के बाद से अगले दिन सुबह 10 बजे तक ये काम हो रहा है। तो फुर्सत कितनी है आपके पास, एक मील खाने की फुर्सत है और शायद परिवार के साथ 5 मिनट टेबल पे मिला टाइम तो बात करने की फुर्सत है। सवेरे भी आप उठेंगे, अगर एक कप चाय का प्याला भी पिएंगे तो 7 फाइल पड़ी होगी कि वो जो रात भर में 4 5 6 7 फाइलें रजिस्ट्री ने भेजी, 8 10 फाइलें भेजी, उनको पढ़ के जाना है। सो द प्रेशर इज इंटेंस। The support systems are one, your law interns and your own home staff who's working with you 24/7. हमारे जो लॉ क्लर्क्स जो होते हैं और उनके साथ कई दफ़ा हमारे साथ इंटर्न्स भी जुड़ते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ से आके अपना एक्सपोजर के लिए आते हैं, उन सब का ये काम होता है कि वो फाइलों को पढ़ के ब्रीफ नोट बनाएं और हमें असिस्ट करें, वरना हम हज़ारों पेजेस की फाइलें कैसे पढ़ लेंगे। वो हमको भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि क्या फोकस एरिया रहेगा, उसको मन में तैयारी लेके, इतनी तैयारी कि हम कोर्ट में टाइम ना वेस्ट करें, इतनी तैयारी नहीं कि हम बना लें मन कि हाँ हमने इस रास्ते जाना है। वो भी मैं क्लैरिफाई करूंगी, क्योंकि उस वक्त आप अपना माइंड ये सोच के चलते हैं हाँ ये इशू है, ये डिसाइड किया, अब वकील बताएगा आगे क्या, उसमें क्या है जो उसकी वजह से वो हम पर आया है और उसको चैलेंज कर रहा है नीचे की कोर्ट के ऑर्डर को। तो इसलिए एक प्रेशर तो ये होता है कि हमने वी आर लिविंग बाय द वॉच। सेकेंडली हमारी जो जजमेंट्स हैं वो सारी छुट्टियों में डिलीवर करते हैं हम। छुट्टियों का मतलब सैटरडे संडे, वीकेंड्स, एनी हॉलीडे, समर वेकेशंस, लॉन्गर जजमेंट्स, अक्टूबर वेकेशन, जो वेकेशंस आती हैं दे आर मेंट फॉर एक्सक्यूज मी लॉन्गर जजमेंट्स। हम कोई छुट्टियों पे नहीं निकल जाते, मे बी 3-4-5 दिन की छुट्टी ली, फिर वापस आके भाई दिमाग में रहता है फाइलें पढ़नी है, जजमेंट डिक्टेट करनी है, जब तक पढ़ेंगे नहीं तो जजमेंट कैसे डिक्टेट करेंगे। So work-life balance is an imbalance for a judge. Very little time to exercise, very little time to do maybe yoga. You have to take out time.
फिर तो वो है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपना एक्सरसाइज करें और उसके बाद फटाफट दफ्तर बैठ जाए। तो कई हमारे में से कई जजेस ये भी करते हैं लिटरली सुबह सुबह उठते हैं और वो इमीडिएटली थोड़ी बहुत सैर करी, घर के अंदर ही करी, बाहर भी जाने का टाइम नहीं, बैठ गए टेबल पे। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम इंटेंस बैक पेन्स, क्योंकि हम 24 घंटे फाइल्स पे झुक कर काम करते हैं, लैपटॉप पे झुक के काम करते हैं, तो उस पर प्रेशर किस पे पड़ता है? वी आर ऑल मोस्टली केसेस ऑफ हाई प्रेशर। सो देयरफॉर टू से कि हाँ इनकी छुट्टियां बहुत हैं, बट जो काम जाता है वो कोई नहीं देख रहा, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव काम की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ये जो सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब जो होती हैं, ये भी हमारा जॉब है। स्पीकिंग असाइनमेंट्स हैं, अपने लॉ पे बोलना है, करंट सिचुएशन क्या है उस पर बोलना है, आपको चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है, ये कमिटीज़ हैं, इनको डील करना है। आपने जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी की बात करी, कब करेंगे इसकी काम? 4 साढ़े 4 के बाद करेंगे, तो कोर्ट में 1 घंटा लगाएंगे तो घड़ी पे नज़र होगी कि घर जाके पढ़ाई भी करनी है। सो इट्स अ डिफिकल्ट लाइफ फॉर अ जज एंड द सपोर्ट सिस्टम इज़ द फैमिली। या मैं ये कहूँ कि हमारे विक्टिम हमारी फैमिलीज हैं, और वो भी गलत नहीं होगा कि उनको वो वक्त ही नहीं मिलता जज के साथ कि कोई अपनी दिल की बात करें, कोई घर परिवार की बात करें, क्योंकि जब तक हम इतने थके हुए आते हैं वो हमारा हाल देख के ही कहते हैं भाई इनको तो छोड़ ही दो, एक इनको कप चाय दो, थोड़ा रेस्ट करने को मिले तो ये फिर वापस फाइल पे जाए। ये सहानुभूति सिर्फ परिवार आपकी तरफ दर्शा सकता है और कोई नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि अंदर क्या होता है, सिस्टम क्या है। ये बात। अगर हम बात करें जजेस पर किस तरीके का राजनीतिक दबाव पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली आमतौर पर माना जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर केसेस के ऊपर केसेस के लिए जजेस पे पड़ते हैं, लोअर लेवल से लेकर ऊपर तक, तो आपका पर्सनल अनुभव क्या रहा है इसमें? अब मैं तो ये कहूँगी कि प्रभु की बड़ी कृपा थी कि मुझ पे इस प्रकार का कोई प्रेशर या किसी ने रीच आउट करने की कोशिश नहीं की आउटसाइड द कोर्ट। जो हुआ कोर्ट में हुआ। कभी एक या 2 दफ़ा जब किसी ने कोशिश करी, इन द सेंस कि किसी ने कोई मैसेज किसी के थ्रू भेजा हो, तो अगले दिन ये मेरा रूल था कि मैं उस केस से रिक्यूज करके ट्रांसफ़र करूँगी और लिखूंगी कि किसने अप्रोच किया मुझे, ताकि आगे के लिए पता हो और उसके कान भी खड़े हों कि ये काम करेंगे तो ये रिजल्ट होगा। तो ये नहीं है कि आपने रिक्यूज करके चुपचाप कह दिया कि मैं नहीं सुनूंगी, नहीं। हाँ, अगर ये केस मैंने एज अ काउंसिल किया हो और मुझ पे आए वो और बात है, मैं रिक्यूज करूंगी तो कहूंगी कि भाई इस केस में पहले मैं वकील थी या मैंने कुछ इसका एस्पेक्ट हैंडल किया था। लेकिन प्रेशर आपको विथस्टैंड करना है, वो किसी और ने आके आपका हाथ नहीं पकड़ना और कहना कि हाँ भाई चलिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं, ये आप पर है। इट्स बिटवीन यू एंड योर कॉन्शियस। So whether you come under a political pressure, well then you succumb to that, and if you don't, well it was for you to take a call. इस पे तो आपको कोई दबाव तो तब पड़ेगा जब आप दबाव में आएंगे ना। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्रिमिनल कैटेगरी के लोगों का भी दबाव पड़ता है। अभी जजेस की सिक्योरिटी का मसला पिछले 2 साल काफ़ी उठा था, हमले हुए थे। इस ऑक्यूपेशनल हैजर्ड को आप कैसे देखती हैं? स्पेशली लोअर कोर्ट्स में ये ज़्यादा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लोअर कोर्ट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंटरफेस बहुत है लोअर कोर्ट में। देखिए, जब तक केसेस हम पर हाई कोर्ट में आते हैं तो लोग कम आते हैं, एंट्रीज़ हैं, उनका रेगुलेटेड है, उनको पासेस इशू करने होते हैं। और हर हाई कोर्ट कोई दिल्ली की तरह तो नहीं है सिटी स्टेट में। हाई कोर्ट है एक स्टेट के कॉर्नर में, कैपिटल में। स्टेट इतनी बड़ी बड़ी है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, राजस्थान है, रैंडम एग्जाम्पल्स। तो हर बार आदमी चलकर वहाँ तक नहीं आता, तो वो भी फिल्टर हो जाता है। लेकिन ये फिल्टर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में नहीं हो सकता, क्योंकि जो आ रहा है उसी जुरिस्डिक्शन से आ रहा है उस कोर्ट में। तो उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और उनको प्रोटेक्शन की भी उतनी ज़रूरत है। उनकी सिक्योरिटी इम्पेरेटिव है कि उनकी सिक्योरिटी रखी जाए, क्योंकि distances between the dais and the litigant or the lawyer is also less. जैसे जैसे आप हायर कोर्ट्स में आएंगे आप नोट करेंगे कोर्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कोर्ट रूम बड़ा है, थोड़ा डेस्क और डायस में अंतर है, देयर इज़ मोर कंट्रोल। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उसमें, और जो कि पुरानी कई बनी हुई हैं जिनमें चेंजेस नहीं हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, उसमें बहुत कम डिस्टेंस है। तो कोई अगर रियली अटैक करना चाहे तो एक्चुअली डायस पे चढ़कर अटैक कर रहा है, और वो इंस्टेंसेस हुए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी उन लॉयर्स की, उन जजेस की प्रोटेक्शन हो, ताकि वो ये महसूस ना करें फियर कि कोई कोर्ट में आया। और आपको पता है कई कोर्ट्स में, कोर्ट रूम्स में, ट्रायल कोर्ट में गोलियां चली हैं कोर्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स में। तो ये तो खतरा बहुत रहता है जज को। सो इट्स कैन बी डेंजरस एंड दे डू नीड प्रोटेक्शन, सर्टनली दे डू नीड प्रोटेक्शन, एंड देयर हैज़ टू बी a little secure environment within the court complex। और जब वो वापस भी घर जाते हैं, जब हाई प्रोफाइल मैटर्स होते हैं,
तो उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमारे चीफ जस्टिस ने काफ़ी कई पैटर्न्स तोड़े हैं। एक तो सिटिंग सीजीआई या जज पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके इंटरव्यूज़ नहीं देते थे, ये एक पैटर्न हमने देखा। दूसरा है कि अभी हाल फिलहाल में गणेश पूजा उनके घर में हुई थी तो प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया था, इस पर काफ़ी सवाल उठे थे, तो आपका क्या टेक है? So I'm speaking for myself and about me. As far as speaking about taking an interview is concerned, or talking to the media is concerned, as a sitting judge, अगर मुद्दा कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स का है या प्रोमोटिंग अ कॉज का है, जैसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जैसे अपना जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट्स हैं उनकी आउटरीच है, ये वाली है, पॉश है, पॉक्सो है, जिसमें हमारे कई इनिशिएटिव्स लेते हैं हम, और कोर्ट कोशिश करती है कि उसको मोर सिक्योर किया जाए, आपको बताए वनरेबल विटनेस बॉक्सेस बनाए। उस तरह के इश्यूज़ पर अगर कोई सिटिंग जज को भी कोई इंटरव्यू देना पड़े तो ये इंस्टीट्यूशनल कॉज है, उसको प्रमोट करना और लोगों तक उसको पहुंचाना हमारी ड्यूटी है एज अ जज। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद दोज काइंड ऑफ interfaces with the press or the media in any manner, because that is to promote a cause which is a judicial cause, and that cause is ultimately वो किस पे जा रहा है, फाइनल स्टेक होल्डर लिटिगेंट के कान तक वो बात पहुंचनी ज़रूरी है। तो वो अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए कौन बोलेगा, राइट? दैट्स वन। सो देयरफॉर देयर इज़ अ नीड व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इश्यूज एंड माय पर्सनल प्रेफरेंसेस, माय व्यू इज़ दैट I have always kept that distinction. जो मेरे पर्सनल आस्था है या मेरी रिलीजियस लीनिंग्स हैं वो मुझ तक है। अगर सिटिंग जज हूँ तो कोई भी ऐसा काम जो मुझे लगता है, मेरे मन में लगता है कि जो लिटिगेंट मेरे सामने आएगा उसके दिमाग में ये आएगा कि इस जज ने ये काम अपने पर्सनल लाइफ का पब्लिक डोमेन में किया जिससे उसको कोई मुझ पे शक होए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो ना करूँ, क्योंकि उनका फेथ मुझ पे ना हिले, उनको वो दृढ़ रहे कि ये जज जो है वो ऑब्जेक्टिव ही है। तो उस कॉज के लिए शायद मैं वो ना करूँ, व्यक्तिगत रूप से ये ही मेरा व्यू है। जी, आप एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर अपने करियर की शुरुआत की थी और आपने कहीं बोला भी था कि पहली ऑफिस आपकी कार की डिक्की थी। बिल्कुल। तो आज के फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए आपका क्या मैसेज ये रहेगा? देखिए, मेरा वही रहेगा मैसेज जो मुझे मेरे सीनियर्स ने दिया था, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। फर्स्ट थिंग, आप जितना भी पढ़ लें, गुड़ लें, अगर आपकी मेहनत नहीं है, आप इस करियर को आपने जो चूज़ किया है वो कहीं भी 9 to 5 वाला जॉब है ही नहीं। उसमें आप बिल्कुल जब घुस गए तो आपका कोई टाइम है ही नहीं। कभी आप रात को, कभी दिन को, कभी किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है और आपको रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट की कॉल आती है तो आपका फर्स्ट ड्यूटी है काम करें। तो इसलिए मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आप जब वकालत में जाते हैं तो हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं जाएं। अगर ये ध्येय रहे तो पैसे अपने आप आएंगे। केस करिए, उस पर तवज्जो दीजिए, डू जस्टिस टू योर केस। जब हम जज हैं, वी आर डूइंग जस्टिस टू द कॉज। जब आप वकील हैं तो यू आर डूइंग जस्टिस टू योर क्लाइंट फॉर हिज केस। उसमें अगर आप फेयर रहेंगे तो फीस तो अपने आप आएगी, फीस फॉलोज यू। इफ़ यू फोकस कि मेरे को फीस आएगी तो मैं ये काम करूँगी या करूँगा, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। अल्टीमेटली कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जो आपको इसलिए करने चाहिए कि वो व्यक्ति अफोर्ड ही नहीं कर सकता फीस पे करना, उसके पास पैसे ही नहीं है। मैंने खुद ऐसे कई दफ़ा कोई केसेस देखे, और यस, यू हैव टू डू प्रो बोनो वर्क, जिसमें उनके पास फीस नहीं तो वो आपको क्या देंगे। वो इस उम्मीद में आए हैं कि हमें जस्टिस मिले। तो अगर आप जरिया बन रहे हैं, एंड हम हमेशा कहते हैं कि वकील जो है, ही इज़ द फेस ऑफ द कोर्ट, क्योंकि उसका जो रोल है सबसे पहले है, तो उसके बाद कोर्ट पे पहुंचता है मैटर। तो अगर वकील ही उसको पलट के कहते कि फीस नहीं है, भाग जाओ, तो फिर तो वो कहाँ जाएगा गरीब। ठीक है, हमारे पास लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ है, सब है, बट एज एन इंडिविजुअल वी ओए टू आवर सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी वी ओए टू द एंटायर कंट्री, कि हम कुछ ऐसा भी काम करें जिससे किसी का भला हो, और वो भला 100 गुना बढ़ के आप पर आएगा, ये तो गारंटी है। ऐसे भी क्लाइंट थे मेरे, मुझे याद है कि पुरानी दिल्ली में जिनके पास इतनी फीस नहीं थी और जो थड़े पे काम करते थे,
लेकिन उनका काम ही उनका सोर्स ऑफ इनकम था। और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि फ़ीस तो नहीं है, तो मैंने कहा, तो मुझे लगा कि ये जेन्युइन केस है तो बाद में दे देंगे। तो कुछ लोग फ़ीस क्या, एक पान वाला था, वो फ़ीस पान के पत्तों में बांध के देता था, तो वो पान ही मेरी फ़ीस थी, तो मैं खुशी से ले लेती थी। जब उसके पास होता था कुछ तो वो दे जाता था, जब नहीं होता था तो कहते थे कोई बात नहीं। और इसी तरह एक और मेरे को ध्यान है, वो यंग सी लड़की थी, वो आयरनिंग करती थी, इस्त्री करती थी थड़े पे बैठ के। मैं चांदनी चौक और उन जगहों की बात कर रही हूँ। और उसका कोई लैंडलॉर्ड टेनेंट का डिस्प्यूट था उस थड़े का ही, तो उसके पास फ़ीस बहुत कम थी, मिनिमल। तो उसको ये लगता था कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट देखिए, उसका खुद का कितना इंटेंस था कि उसको फ़ीस देनी थी। और वो कहती थी कि फ़ीस मैं दूंगी लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम दे दो। तो हम उसकी कोई बात नहीं, केस चल रहा है, फ़ीस आ रही थी। उसको लगा कि मेरी फ़ीस इतनी नहीं है जितना काम है वकील का। तो उसने मुझे कई दफ़ा कहना, मैम आप कॉटन की साड़ियाँ पहनती हैं, तो मैं क्या उसको मुझे दे दें तो मैं उसको धुलवा कर चरख चढ़ा के इस्त्री करके दे जाऊँ? तो वो भी तो फ़ीस ही थी। तो हमारे को कई कलीग्स कहते हैं कि जो रूरल एरिया से क्लाइंट आते थे तो उनको और कुछ नहीं तो वो गेहूं की बोरी, दाल, कोई चावल, कोई मछली, इस तरह की चीज़ें भी दे जाते थे फ़ीस के नाम पे, और हम रख लेते थे। तो ये तो हम सब ने देखा हुआ है अपने अपने करियर में। एंड बिलीव मी यू, जो गरीब क्लाइंट होगा ना, वो 100% फ़ीस दे के जाएगा। जो ज़्यादा वेल्दी या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होंगे उनमें दिक्कत होगी, आप रिमाइंडर्स देते रहेंगे भाई फ़ीस नहीं आई, वो इंसान नहीं हटेगा फ़ीस देने से, चाहे आखिर में जाके दे। तो ये बातें तो हम सीखते हैं जैसे जैसे बनते हैं प्रोफेशन में। मेरा मैसेज तो यही है कि किसी को अपने दरवाजे से खाली मत जाने दी। जी, लास्ट सवाल है हमारा कि रिटायरमेंट से पहले आपने बोला था कि ये रिटायरमेंट नहीं है, री-अटायरमेंट है। इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। सो री-अटायरमेंट जस्ट डजंट मीन कि मैंने अपना कोट, गाउन, बैंड उतारा और मैं स्टेप आउट कर गई। री-अटायरमेंट ऑल्सो मीन्स mentally retiring, physically retiring, well you can say I'm in my colors, मेरा wardrobe थोड़ा change होगा, मैं सफ़ेद काले से बाहर भी निकलूंगी, कुछ और भी पहनूंगी, वो एक बात है। mentally retiring means getting out of a mode of a judge and getting into something new and interesting, कुछ और जो कि लॉ से जुड़ा हो। ज़रूरी तो नहीं कि हमने जो कुछ किया उसको छोड़ के आगे चलेंगे। so retiring and continuing to discharge and do your duty, not just your duty, and maybe make a good income of the work which you have done as a service for 2 decades, and then go on and get on with it. You know that we many times get arbitrations, we get mediations. Speaking for myself, मैं trained mediator हूँ, तो अगर mediation आ रही है तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैं किसी तरह से मध्यस्थता कराकर किसी के रिश्तों को जोड़ूँ, कोई disputes को resolve करूँ जो कोर्ट के सिस्टम से बाहर आ जाए, declogging the court so to say. So these are also things which are part of my retirement. My retirement will also mean that I will spend some more time with my family. जिन kind of hobbies को मैंने बिल्कुल बंद करके ताला लगा के संदूक का चाबी फेंकी हुई है, उसको खोल के देखूँ कि मैं क्या करूँगी। Well, I love to be close to nature. मेरी सिस्टर को गार्डनिंग का, प्लांट्स का शौक था, मैं भी अंडर स्टडी की तरह उनके पीछे पीछे घूमती थी, तो वो सीखा। तो एज ए रूटीन हम जब भी कोई फ़ोटो खींचते हैं गार्डन में फूल की, उसका एक हम गुड मॉर्निंग मैसेजेस मैं नहीं भेजती, मैं सिर्फ उसकी फ़ोटो भेज के किसी के साथ शेयर कर ली कि ये आज देखिए नया फूल खिला, ये नई पंखुड़ी हुई, ये थोड़ा सा कुछ नेचर का एंगल से। यू नो, दोज आर थिंग्स विच कीप्स यू ग्राउंडेड एंड कनेक्टेड विद नेचर। आई यूज़ टू राइट पोइट्री विच हैज़ कम्प्लीटली टेकन द बैक सीट। अब तो वो मैं कह रही थी कि कागज़ ही काले करे बहुत देर, तो शायद किसी और ढंग से रुझान वापस आए। आई एम ओपन टू ऑल ऑफ इट बिकॉज अब मौका होगा ये करने का, थोड़ा सा अपने लिए जीवन को जीना। जी, आपकी पोइट्रीज़ का हमें बहुत इंतज़ार रहेगा। बहुत बेबाकी के साथ आपने अपने सारे सवालों का जवाब दिया। तो ये थी जस्टिस हिमा कोहली, जिन्होंने अपनी लगन और संघर्ष से न्यायपालिका में अपनी एक ख़ास जगह बनाई और महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी। आप देखते रहिए APN और इंडिया लीगल।